तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FB तथा FR है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी FB तथा FR है इस दशा में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FB तथा FR है तथा इन्हीं रंगों के लिए प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी FB तथा FR है इस दशा में। FB जो है FB लेस देन होगा FR, ठीक, और FB एवं FB लेस देन कैपिटल FR, ठीक है। अब देखिए कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस से जब नीले प्रकाश की किरण गुजरती हैं तो कम तरंगदैर्घ्य के कारण यह अधिक अभिसरित या अपसरित होता है, जिससे फोकस दूरी का मान कम होता है। उत्तल लेंस या अवतल लेंस जब लाल रंग के प्रकाश से गुजरता है तो अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम अभिसरित होता है, जिससे फोकस दूरी का मान इस रंग के लिए अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है उत्तल या अवतल के लिए किसी नियम रंग के लिए फोकस दूरी और तरंगदैर्घ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक MaN+ और NBM- आयन उत्पन्न करता है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो 32 का होगा आपको ए ऑप्शन यानी Bn। तो देखिए जब जल में घोलने से आयनिक यौगिक AMN+ और NB और NBM- आयन उत्पन्न करता है, इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा AMBN है, AMBN। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि MAN+ में ए की संयोजकता क्या है? N+ है, ठीक, और NBM- में बी की संयोजकता कितना है? तो बी की संयोजकता है M-, ठीक। तो यहाँ पे है AB, ए है N+ और M-, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा BN और ये हो जाएगा AM, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? ए ऑप्शन। तो देखिए पौधों में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है। जीव पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। कहता है पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और फ्रुक्टोज सभी मीठी प्राकृतिक जो है सबसे मीठी प्राकृतिक जो है शर्करा है। नेक्स्ट है कि कौन सा भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ए ऑप्शन बायोमास। तो बायोमास भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। बायोमास में सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है लौहस्तर, वाष्प मुख और उष्णोत्प्रेरक की भूतापीय ऊर्जा वह है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। भूतापीय ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय तथा सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। लकड़ी, फसल तथा कृषि उद्योग के अपशिष्ट एवं पशु अपशिष्ट को उष्मा रासायनिक क्रिया द्वारा जलाकर प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग करके जो है उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा लागत प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ, संपोषणीय और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह प्लेट विवर्तनिक सीमाओं के निकट के क्षेत्र तक सीमित है।
प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों से हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो सी ऑप्शन। तो देखिए, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च से रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च से रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फोटोट्रॉप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। CO2 की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता 300 से 400 ppm प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त है। तापमान, प्रकाश संश्लेषण के अच्छे से निष्पादन के लिए तापमान सीमा 25 से 35 डिग्री होनी चाहिए। क्लोरोफिल का मैग्नीशियम आयन फोटोन ऊर्जा का अवशोषण बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कैल्शियम सल्फेट जो है डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। इसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए जो है प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन, जिप्सम। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जो है हाइड्राइड से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है। इसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसे CaSO4 इंटू 2H2 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3H2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O जिप। ठीक है, जिप्सम के उपयोग। तो इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है, यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन आदि को संतुलित करता है। जिप्सम में अम्लीय मृदा को सुधारने की क्षमता होती है। जिप्सम के बने वॉलबोर्ड उत्कृष्ट अग्नि प्रतिरोध होते हैं। डोलोमाइट का सूत्र CaCO3 इंटू MgCO3 होता है। फिर है कि चूना का होता है CaCO3। ठीक है, बेराइट का सूत्र होता है BaSO4। नेक्स्ट 37 कहता क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है? बी ऑप्शन, यानी सिल्वर को क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षय बनता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षय बनता है। ठीक है, जैसे देखिए आप NaCl प्लस AgNO3 ये बनेगा AgCl और प्लस में NaNO3। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट पानी में घुलनशील और गैर जो हाइड्रोस्कोपिक होता है। सिल्वर नाइट्रेट एक ऑक्सीकरण एजेंट है। कांच पर सिल्वर की परत चढ़ाकर दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। सिल्वर की प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ जो है करने पर सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कहता मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? तो सी ऑप्शन, उपास्थि वलय। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है। उपास्थि का कार्य है कि यह जोड़ों को मुलायम बनाने में भी मदद करता है। यह लंबी हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। उपास्थि शरीर के अन्य ऊतकों को आकार, समर्थन और संरचना प्रदान करती है। कार्टिलेज जोड़ों में हड्डी की सतहों को भी चिकना करता है। शरीर में तीन अलग अलग प्रकार के उपास्थि होते हैं। एक होता है हेलाइन उपास्थि, यह सभी जोड़ों की हड्डियों को रेखाबद्ध करता है। लोचदार उपास्थि, यह उपास्थि कान और स्वर यंत्र में देखी जाती है। उसके बाद है फाइब्रो कार्टिलेज, यह रीढ़ की हड्डी में इंटरवर्टेबल डिस्क में पाया जाता है।
नेक्स्ट फिर कहता है कि ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो यहाँ होगा ए गोपी चंद तोतापुरा। तो देखिए ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री गोपी चंद तोतापुरा बने हैं। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय गोपी चंद तोतापुरा बने हैं। गोपी चंद तोतापुरा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को जो है विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? 41 का सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल एक डेयरी सहकारी संस्था है जो गुजरात के आनंद में स्थित। इसकी स्थापना साल 1946 में की गई। नेक्स्ट है कि कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? 42 का ए क्रिस ब्राउन। तो ब्रिटिश खोजकर्ता क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पॉइंट है। पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है। किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो 43 का होगा ई ऑप्शन। तो बिहार राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है। नीतीश डिवाइस का पूर्ण रूप है नेवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किनके नाम पर रखा है? 44 का बी प्रो देवेंद्र लाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक स्थित क्रेटर का नाम अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक प्रो देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। PRL की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के गड्ढों यानी क्रेटर को लाल क्रेटर, फिर मूर्शान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर के नाम देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फिर मूर्शान और हिल्सा क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं बिहार के एक कस्बे का नाम है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है? 45 का बी सिल्वर नाइट्रेट। तो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट के प्रयोग से तैयार किया गया है। सिल्वर नाइट्रेट युक्त स्याही पराबैंगनी प्रकाश के तहत दिखाई देती हैं और 72 घंटों तक साबुन और तरल पदार्थों का विरोध करती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक बिहार में लोकसभा की कुल जो लोकसभा सीट 40 हैं। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेस अवार्ड 2024 से सरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से सम्मानित है? 46 का ए थाईलैंड। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड 2024 से जो है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह थाईलैंड देश से संबंधित है। वर्ष 2024 में रेमन मैग्सेस अवार्ड के विजेता कर्मा फुत्सो भूटान, गुयेन थी नोक वियतनाम, फरवीना फरहीन इंडोनेशिया, हयाओ मियाजाकी ये जापान और रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट थाईलैंड के हैं।
जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? सी 1929। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ है। जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के जो है सारण जिले के जो है सीताब दरिया गांव में हुआ था। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पटना में काम और पढ़ाई साथ करना शुरू कर दिया। उसी वर्ष उनका विवाह जो प्रभावती से हो गया। अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने के राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आह्वान पर उन्होंने अपनी परीक्षा से मुश्किल 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित कॉलेज बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए थे। फिर है कि अपनी पत्नी प्रभावती को जो है महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण 1922 में बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए जो जहाज पर सवार होकर कैलिफोर्निया चले गए। विदेश में अपनी शिक्षा की पूरी करने के बाद जब वे 1929 में भारत लौटे तो उन्हें विचारों पर कार्ल मार्क्स का जो है स्पष्ट प्रभाव था। भारत वापस आते समय उन्होंने लंदन और भारत में कई कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की और उन्हें भारत की स्वतंत्रता और क्रांति के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1932 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया और नासिक जेल में कारावास के दौरान वह राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, सीके नारायण स्वामी और अन्य नेताओं के निकट संपर्क में आए। बिहार समाजवादी पार्टी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और सत्ता की राजनीति से अलग थलग रहे। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण के अधिक महत्वपूर्ण सामने आए। जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उन्हें राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वे 9 नवंबर 1942 में दिवाली के रात्रि में हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल हुए। वर्ष 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार और मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के खालिस्तान तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन बारदोली। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सूरत के बारदोली में किसानों के लगान वृद्धि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया क्योंकि 1926 में स्थानीय प्रशासन में भू राजस्व की दर 22% बढ़ा दिया था। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ी कर की दर का विरोध किया तथा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार पटेल को आमंत्रित किया। सरदार पटेल ने किसानों से तब तक लगान न देने का अनुरोध किया जब तक कि सरकार अपनी लगान वृद्धि की दर वापस न ले ले। सरकार ने मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की जिसमें 2 अधिकारी मैक्सवेल तथा ब्लूमफील्ड थे। सरकार ने लगान पर 22% से घटाकर 6.03% कर दिया तथा लंदन से प्रकाशित न्यू स्टेट्समैन ने अपना अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है, इससे परिणामी दूरगामी होंगे। फिर है कि बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है। फिर कहता है कि बारदोली आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया जिसमें कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, ठीक है, मिट्ठू बेन, भक्ति बा, शारदा बेन प्रमुख रही थी।
कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गांव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका प्राप्त करता था। सी ऑप्शन 85%। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग 85% ज़्यादातर गाँव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। अब देखिए कि वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था, जो 2022-23 में घटकर 20% कम हो गई। वर्तमान में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट है कि माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक खाली स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान दिया था। 50 का होगा बी, जो है प्राग बोधि। तो माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे। कहता इंगेश्वरी गुफा, जिन्होंने महाकाल गुफा मंदिर नाम से भी जाना जाता है, जो बोधगया से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित, जहाँ संभवतः बुद्ध 6 वर्षों तक तपस्या किया था और सुजाता नामक महिला ने से भोजन ग्रहण किया था। वैशाली के समीप इनकी जो भेंट सांख्य दर्शन के जो दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगिरी के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के जो है प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का दिया गया प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ जब बचपन में कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। तो ए ऑप्शन अगस्त 1932 में। तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। 16 अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग जहाँ प्रतिनिधि देने का प्रावधान रखा था। कहा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का 1931 से 1936 कार्यकाल चल रहा था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932। भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में पास हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह ने किया। फिर है कि 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं थे? 52 का ए, यानी सेरामपुर कॉलेज। तो भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। सेरामपुर कॉलेज उस संस्थान में नहीं था। सेरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में 3 कैपिटल्स मिशन पदों द्वारा की गई। 1818 में सबसे पहले बंगाली समाचार पत्र यहाँ से जारी किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया 29 अक्टूबर 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 में की थी। फिर है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो सी ऑप्शन भगत
सिंह। तो देखिए भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से जो है एक थे, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, छबिल दास एवं यशपाल थे, जो 1926 में लाहौर में किया गया था। नौजवान सभा के स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य भारत के युवाओं में राष्ट्रपति गौरव एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा भारत में स्वराज एवं स्वशासन की स्थापना करना। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 के बाद भूमिगत होकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सी ऑप्शन, पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना जो है गिरजाघर पादरी की हवेली है। जब रोमन कैथोलिक जो है बिहार पहुँचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किए, जिसे पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। वास्तुकार टी रेटो ने 1772 में मौजूदा गिरजाघर को फिर से डिजाइन किया था। सेंट ल्यूक चर्च बिहार के दानापुर में स्थित है। सेंट ल्यूक चर्च श्रीनगर में भी स्थित है। इसे कश्मीर का प्रथम चर्च माना जाता है। सेंट स्टीफेंस चर्च बरेली उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च में एक सेंट फ्रांसिस है। कहता कि सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ए ऑप्शन, तमिलनाडु। तो देखिए सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु था। वर्षा जल संग्रहण का सामान्य अर्थ वर्षा के जल को एकत्रित करने से है और विशेष अर्थों में यह भूमिगत जल के पुनर्भरण की तकनीक है। नीरू कार्यक्रम और अलवारी जल संसद यानी अलवर राजस्थान में है और के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ठीक है, तालों की खुदाई की गई है तथा जो रोधक बांध बनाए गए हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित जो गंडाथूर गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जो जल आवश्यकता की पूर्ति के छत के माध्य से वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है तथा इस गांव में वर्षा जल जो है संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रालेगंज सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संग्रह विकास एक आदर्श उदाहरण है। पुनर्भरण योग्य जल जो है संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य। कहता कि उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प जो अवधि के लिए होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है सदापर्णी वनस्पति भी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत हिमालय श्रेणी में शिवालिका के जो है गिरिपाद एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा आदि क्षेत्र में सम्मिलित है। शुष्क पर्णपाती जो है वनस्पति मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी बिहार आदि में पाई जाती हैं। फिर है कि उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तीदार पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 88 डिग्री देशांतर से पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वार्षिक 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा तथा 18 से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट
कहा था कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? सी ऑप्शन चिंकारा। तो चिंकारा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद जिले, बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1999 में की गई। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया। कस्तूरी मृग जो हिमालयी क्षेत्र में, जो हिमाचल प्रदेश की चंपा घाटी से लेकर जो सिक्किम में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जंगल को बारहसिंघा स्लॉथ भालू के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती हैं और शांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के जो है हमशाल देवी में बंगाल की खाड़ी में मुंह समुद्र में मिल जाती हैं? ए ऑप्शन कृष्णा। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और शामली से गुजरात एवं आंध्र प्रदेश के जो है हमशाला देवी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो है द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन आंध्र प्रदेश एवं अलमाटी बांध कर्नाटक निर्मित किए गए हैं। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक के पास से निकलती हैं। फिर है कि ताप्ती पश्चिमी घाट में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? 59 का बी ऑप्शन जलवायु में परिवर्तन। प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा जलवायु में परिवर्तन के कारण करते हैं। प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा भोजन, आश्रय, जलवायु अनुकूलतम और प्रजनन की तलाश में करते हैं। प्रवासी पक्षी के उदाहरण में शामिल है फ्लेमिंगो, कोयल, ठीक है, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरन, ठीक है, एशियन कोयल। सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो है छोटी अलरंग स्टिंट वजन 15 ग्राम से कम आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा करती है। राजस्थान में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो प्रत्येक सर्दियों में साइबेरिया सारस, पिंटेन बत्तख, ठीक है, पिंटलेन बत्तख, घोमरा, चकवा एवं लाल सर बत्तख जैसी जो विलुप्त प्राय पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 60। कथा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। देखिए वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोगियागरसोप्पा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के जो शिमोगा जिले के वराही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में प्रवाहित इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का न्यागरा प्रपात की उपमान प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान सीमा क्या है? ए ऑप्शन 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। तो भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस है। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनस्पति क्षेत्रों में जो है रोजवुड, महोगनी, एबनी, एनो इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्रों के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है।
फिर कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सी, कोसी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी का उद्गम हिमालय या तिब्बत नेपाल क्षेत्र में होता है। कोसी की सहायक नदियाँ जो अरुण, दूध, कोसी, तमोर आदि हैं। ऊपरी भाग में इसे अरुण कहा जाता है। यह कुर्सेला में गंगा से मिलती है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली कहा जाता है। घाघरा की सहायक नदियाँ ताप्ती, शारदा आदि है। सोन नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच जल विवाद है। फिर है कि नंदिनी का घर उसके इस स्कूल से इतना किलोमीटर दूर, वह कुछ दूरी पैदल जाती है, फिर इतना किलोमीटर की दूरी बस से तय करके स्कूल जाती है। वह कितनी दूरी पैदल पैदल चलती हैं? तो देखिए, तो 9/10 - 1/2 ये हो जाएगा कितना, यानी ये हो जाएगा आपको 4/10 यानी 2/5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कहता कि एक आदमी 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदी। यदि उतने ही रुपये में उसने 4 किताबें और खरीदी होती तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता। उसने कितनी किताबें खरीदी हैं? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए किताबों की संख्या यदि x है तो कितना होगा 80/x। और कहता है यदि उतने ही रुपये में 4 और किताब खरीदी होती, तो 4 और किताब खरीदी होती तो प्रत्येक का मूल्य 1 रुपया कम होता, अंतर 1 है। ठीक, तो यहाँ से यदि x का मान 16 लेते हैं, 16 4 20, 20 चौक 80, 16 85, 5 में 4 के 1, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि नाव जो ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाने में कुल इतना समय लेता है तो नदी की धारा की चाल कहता है ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें तो धारा की चाल को x मान लेते हैं, नाव की चाल 12, ठीक, तो क्या होगा, तो ये जाता है 12 किलोमीटर। कहता है कि यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर, तो देखिए ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है विपरीत, अनुप्रवाह मतलब होता है धारा की दिशा में, ठीक है। तो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब ऊर्ध्व यानी उल्टा, ठीक है। तो ये होगा 12 - x, ठीक। फिर देखिए 12 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, तो 12 + x, ठीक है। ये जो है टोटल समय कितना लगता है 2 घंटा 40 यानी 2 सही 2/3, ठीक है, 2 सही 2/3। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यदि 3 बिंदु ए बी सी हो, ए बी बराबर बी सी, तो के का मान, तो देखिए ए बी बराबर बी सी तो के का मान, तो ए बी क्या होगा x2 यानी x2 माइनस, यहाँ से आप ए बी निकालेंगे, ए बी तो x2 - x1 यानी 1 में से 6 गया -5, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे होगा k - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस में 8 - 3 यानी 25, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा 25 और 16, 25 और 16, 6 - 5 = 11, 3 × 4 = 41, इसमें से 25 घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 16। अब यहाँ पे 16 आ गया तो डी का मान क्या आ सकता है -3 और 5, ठीक है, -3 और 5, तो ऑप्शन -3 और 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, कहता है कि यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो दूसरा मूल, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं x² - k/3 x - 2/3 बराबर 0, ठीक। तो पहला जो है मूल 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, अल्फा इंटू बीटा यानी -2/3/1, ये मान दे दिया गया है कितना, तो ये जो है आपको दे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा कितना है -2/3 आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, ठीक, यानी 2 इंटू बीटा, एक मूल 2 है तो 2 इंटू बीटा का मान ये है, तो बीटा का मान कितना होगा, ये 2 कट जाएगा यानी -1/3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 है, तो 4 सदस्यों की वर्तमान आयु क्या होगा, 4 × 19 प्लस 8 वर्ष पहले हैं तो 8
गुने 4 यानी प्लस ऐड करना होगा, यानी 1976 प्लस 8 चौक 32, ये हो जाएगा 108। फिर कहता है कि इस परिवार में एक बच्ची को शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। 8 वर्ष पहले की तुलना में, तो देखिए यहाँ पे अब जो है कुल सदस्य, तो 5 सदस्यों की वर्तमान आयु होगा 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू पहले औसत क्या है 19, तो कहता है 4 अधिक हो गया, तो 19 प्लस 4 यानी कितना होगा 5 गुने 23 यानी 115। तो कहता है कि बच्चा की आयु कितना है, तो 115 में से 108 घटा दीजिए, कितना आ गया 7, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सीटी की लंबाई, सीटी ये निकालना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है, ये है 12, ठीक है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है, तो 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है, तो बीटी जो हो जाएगा आपको, बीटी जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब एटी स्पर्श रेखा है, देखिए एटी जो है, एटी स्पर्श रेखा है, ये यदि 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा, ये भी कितना होगा 12 होगा, तब तो BC 1 होगा, तब तो BC। तो उसके बाद यदि अब देखिए हमको निकालना है सीटी, देखिए ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है, तो क्या होगा, तो 80 स्क्वायर, सॉरी ये 5 है, ये 12 है, तो ये पूरा होगा 13, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पे 80 स्पर्श रेखा है, 80 स्पर्श रेखा है और ये इस तरह से जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 80 स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर बराबर होगा सीटी, 80 स्क्वायर बराबर होगा सीटी गुना में बीटी, सीटी गुना में बीटी, 80 स्क्वायर बराबर होगा सीटी गुना में बीटी, यानी देखिए अधूरा गुने पूरा, ठीक है, अधूरा गुने पूरा। तो यहाँ पे 80 कितना है, 80 है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, सीटी का मान निकालना है इंटू बीटी, तो बीटी कितना है, बीटी पूरा है 13, तो भाग दे दीजिए, तो सीटी का मान निकल जाएगा 144 बट्टा में 13, सीटी का मान जैसे ही भाग दीजिएगा ये 11.07, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 5, तो ये भी 5, ठीक, और इसके आधार 8 हैं, ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से यदि परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 4 होगा, ठीक, 4 4, तो देखिए ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है, तो कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार 8 गुने ऊंचाई, 2 चौका 8 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।